अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 29 जनवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। उन्होंने चंद घंटे कबल वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और अज़ीम इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया। वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लेते ही राजभवन में जय श्री राम का नारा गूंज उठा। आज की दूरबीन में देखिए और जानिए बिहार में किस तरह बदले ये सियासी हालात। रियासत बिहार के वज़ीर आला और जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार के लिए इख्तिदार की खातिर पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है। सन 1996 से लेकर अब तक नीतीश कुमार इख्तिदार बचाने की खातिर 10 से ज़ायद बार पार्टी बदल चुके हैं। तफसीलात ज़रूर देखिए। राम मंदिर के बाद यकसा सिविल कोड पर बहस तेज हो चुकी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जहत से मुल्क में वक्फे से गुफ्तगू की जाती रही है। इस बार ये गुफ्तगू किस तरह शुरू हुई है, तफसीलात में देखिए। सियासी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार अगला असेंबली इंतखाब चाहे जिस इत्तेहाद के साथ लड़ें, उन्हें 20 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेगी। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कहा, आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने साबिक जजों और सियासतदानों से मुलाकात की। हुकूमत ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत में एक कौम एक इंतखाब कमेटी तश्कील दी है, जो मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के मामले की जांच पड़ताल करने के बाद सिफारिशात करेगी। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि बार बार सियासी शराकतदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को सख्त मुकाबला दे रहे हैं। बिहार की आवाम उन्हें माफ नहीं करेगी। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोकने का फैसला उस इल्ज़ाम के बाद किया गया है कि उस इदारे के कुछ अहलकार हमास जंगजुओं की तरफ से 7 अक्टूबर को इसराइली सरजमीन पर किए गए हमले में मुलव्विस थे। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। एक नई तहकीक में पेशगोई की गई है कि दाएं बाजू की अवामियत पसंद जमातें यूरोपीय पार्लियामान में ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगी, जिससे मुहाजिरत से लेकर आबो हवा की तब्दीली तक के मामलात में पॉलिसी साजी मुतासिर हो सकती है। और आज की दूरबीन में देखिएगा गोल्डन वीज़ा स्कीम पर तनाज़ो क्या है और ऑस्ट्रेलिया ने गोल्डन वीज़ा बंद करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा का इजरा क्यों किया है। गज़ा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफुल क़दरा ने कहा कि मरने वालों को हस्पताल के सहन में दफन करने पर मजबूर किया गया। अन्नासिर हस्पताल के मुर्दा खाने में अब भी 30 नामालूम लाशें पड़ी हैं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर बीजेपी के साथ शराकत में तश्कील दी गई नई हुकूमत के सरबराह के तौर पर हल्फ लिया। नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के अपने वज़रा की जगह बीजेपी के वज़रा को ले रहे हैं और पार्टी के लीडर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दीगर ने भी गुज़िश्ता शाम राजभवन में उनके साथ हल्फ लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के साथ नई हुकूमत को मुबारकबाद दिया। एक दहाई में ये 5वां मौका है जब 72 साला नीतीश कुमार ने इत्तेहाद बदलकर हुकूमत बनाई है, इसलिए उन पर तंज करने वाले उन्हें पलटू कुमार का खिताब देते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि बिहार में कायम होने वाली NDA हुकूमत रियासत की तरक्की और इसके लोगों के उमंगों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के तौर पर और सम्राट चौधरी और
विजय सिन्हा जी को नायब वजीर आला के तौर पर हल्फ लेने पर मुबारकबाद देते हैं। उन्हें यकीन है कि ये टीम पूरी लगन के साथ रियासत के उनके ख़ानदान के अफराद की खिदमत करेगी। नीतीश कुमार ने आखिरी बार 2022 में बीजेपी से अलहदगी इख्तियार की थी। उस वक्त चीफ मिनिस्टर को तशवीश थी कि बीजेपी उनकी जनता दल यूनाइटेड में फूट डाल सकती है, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया था। वहीं बीजेपी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामानी सीटें जीतने की तैयारी कर ली है, जबकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नायब वजीर आला बनाकर सबको हैरान कर दिया है। ख्याल किया जाता था कि बीजेपी के राज्यसभा एमपी सुशील कुमार मोदी, जो निगरां वजीर आला नीतीश कुमार के साथ बेहतर तालमेल बरकरार रखने में माहिर हैं, नायब वजीर आला की दौड़ में सबसे आगे हैं। इसके अलावा रेणु देवी, जो पहले बीजेपी कोटे से बिहार की नायब वजीर आला थीं, उनको एक बार फिर ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर आम तासुर को गलत साबित किया और नायब वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी अपने दो सिपाहियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को सौंप दी है, जिनके बारे में सियासी हलकों में कोई गुफ्तगू नहीं थी। रियासत में गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी सियासी रसाकशी के दरमियान इतवार की सुबह बीजेपी की मीटिंग के बाद चौधरी और सिन्हा को नायब वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी देने के हवाले से तस्वीर वाज़ेह हो गई। चौधरी को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर और सिन्हा को डिप्टी लीडर मुंतखब किया गया। इसके बाद चौधरी ने कहा कि यह उनके लिए इंतहाई जज्बाती लम्हा है कि आज उन्हें कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी क़यादत और एमएलए का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव की दहशत को ख़त्म करने के लिए 2020 के असेंबली इंतखाबात में जो अवामी हिमायत मिली, उसको फिर से एनडीए हुकूमत के तौर पर कायम किया गया है। चौधरी ने कहा कि अजीम इत्तेहाद की हुकूमत में बिहार फिर से जंगल राज बनने लगा था। उसे रोकने के लिए जब नीतीश कुमार की तरफ से तजवीज़ आई तो तमाम बीजेपी मेंबरान ने उसकी हिमायत करने का फैसला लिया। जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार के लिए पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है। वो माजी में भी कई मौके पर अपनी सहूलत के मुताबिक ऐसा कर चुके हैं और यही वजह है कि उनके मुखालिफिन उन्हें पार्टी मार कहते हैं। सन 1994 में नीतीश कुमार ने अपने पुराने इत्तेहादी लालू प्रसाद यादव को छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। सन 1995 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से मुकाबला किया, लेकिन उन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद सन 1996 में जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया, जिसे बिहार में कमजोर समझा जाता था। समता पार्टी और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद बरकरार रहा और समता पार्टी 2003 में जनता दल मुत्तहिदा में तब्दील हो गई। सन 2005 के असेंबली इंतखाबात में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर 15 साल पुरानी आरजेडी हुकूमत को हटाने के लिए मुकाबला किया और नीतीश कुमार वजीर आला बने। जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद में सन 2014 तक सब कुछ ठीक था। 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात के उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को वजीर आजम के उम्मीदवार बनाया था। इस इकदाम से नीतीश कुमार नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ इत्तेहाद किया। ताहम 2014 के लोकसभा इंतखाबात में जेडीयू को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सन 2015 में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद इख्तिदार में आया और नीतीश कुमार दोबारा बिहार के वजीर आला बन गए। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका और 2017 में नीतीश कुमार अपनी पुरानी इत्तेहादी बीजेपी में वापस आ गए। वो दोबारा एनडीए हुकूमत में वजीर आला बन गए। जेडीयू ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात और 2020 के बिहार असेंबली इंतखाबात एनडीए के इत्तेहादी के तौर पर लड़ा। वो 2020 के इंतखाबात में एनडीए की जीत के बाद वजीर आला के तौर पर जारी रहे। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के ज़ेरे क़यादत एनडीए से ताल्लुकात तोड़ लिए और एक बार फिर महागठबंधन यानी अजीम इत्तेहाद में शामिल हो गए। और अब 2024 जनवरी में फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद कायम कर लिया, वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और फिर वजीर आला के तौर पर हल्फ ले लिया। बीजेपी के एजेंडे में यूं तो बहुत से ऐसे अहम निकात हैं जिनकी बुनियाद पर वो आवाम के एक तबके को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करती रही है, लेकिन उनमें 3 कलीदी एजेंडे रहे हैं। वो हैं अयोध्या में राम मंदिर की तामीर, जम्मू और कश्मीर से दफ़ा 370 का खात्मा और मुल्क में यकसा सिविल कोड का निफाज। उसने 2 एजेंडे पूरे कर लिए हैं, यानी अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उसका इफ्तिताह भी हो गया, जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 का खात्मा भी हो गया। अब उसकी नज़र
मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने पर है। इस बारे में वक्तन फवक्तन बयानात सामने आते रहते हैं। अब एक नया बयान ये सामने आया है कि जल्द ही उत्तराखंड, गुजरात और आसाम में यकसा सिविल कोड कानून नाफिज होने जा रहा है। इसके बाद मुल्क की दीगर रियासतों में इसे नाफिज करने की कोशिश की जाएगी। मज़कूरा तीनों रियासतों में इस कानून का निफाज लोकसभा इंतखाबात से कबल हो जाएगा। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड की हुकूमत ने इसके लिए जो कमेटी तश्कील दी थी उसने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ली है, जो अनकरीब रियासती हुकूमत को पेश की जाएगी। इसके बाद एक रोज़ के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा और इसमें इस रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी और इस तरह रियासत में यकसा सिविल कानून नाफिज कर दिया जाएगा। कानून के इस मुसव्वदे में क्या किया है अभी इसकी तफसीलात सामने नहीं आई है, ताहम ऐसा समझा जाता है कि सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, यानी ख़वातीन को अपनी मौरूसी अमलाक में भी हिस्सा मिल सकता है। इसकी बात की जाएगी, चाहे वो जिस अंदाज में भी की जाए। इसके अलावा मुमकिन है कि शादियों के लिए कोई खुसूसी कानून बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए, इसे मुख्तलिफ अंदाज में पेश की जाने की बात भी की जा सकती है। बिहार में नीतीश कुमार की सियासी कलाबाजी के दरमियान जन स्वराज पार्टी के सरबरा और इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगला असेंबली इंतखाब चाहे जिस इत्तेहाद के साथ लड़ें, उन्हें 20 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेगी और अगर वो इससे ज़ायद सीटें जीत जाते हैं तो वो अपने काम से संन्यास ले लेंगे। इससे कबल भी प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर सख्त तनकीद की थी और कहा था कि वो अगर इंडिया अलायंस के साथ पार्लियामान का इलेक्शन लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस को 5 सीटें भी नहीं मिलेगी। अगर 5 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो वो अवामी तौर पर माफ़ी मांग लेंगे। अब जबकि नीतीश कुमार अपना पाला बदलकर बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत चालाक हैं, वो बिहार के लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन बिहार की आवाम उनकी ये चालाकी उन्हें सूद समेत वापस करेगी। नीतीश ने बीजेपी के साथ ये जो नया इत्तेहाद बनाया है वो 2025 तक नहीं चल पाएगा, इससे बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से मुतल्लिक आला सतही कमेटी HLC के चेयरमैन साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, मद्रास हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा से मुलाकात की। साबिक सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत में एक कौम एक इंतखाब कमेटी तश्कील दी है, जो मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के मामले की जांच पड़ताल करने के बाद सिफारिशात करेगी। वजारत कानून और इंसाफ ने कहा कि जस्टिस संजीव बैनर्जी, जस्टिस UU ललित और बार काउंसिल के चेयरमैन ने इस मौजू पर अपनी राय दी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक कमेटी को मुस्तकिल बुनियादों पर बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुनासिब कानूनी और इंतजामी ढांचे की तश्कील, आइन और मुतल्लिका इंतखाबी कवानीन में ज़रूरी तरामीम की निशानदेही, मुश्तरका वोटर लिस्ट की तैयारी, EVM, VVPAT जैसे लॉजिस्टिक वगैरह के लिए सिफारिशात करने की ज़रूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने कहा कि HLC का चौथा इजलास हफ्ता को मुनक़िद हुआ, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राज्यसभा NK सिंह, साबिक चेयरमैन 15वां मालियाती कमीशन डॉक्टर सुभाष C कश्यप, साबिक सेक्रेटरी जनरल लोकसभा संजय कोठारी, साबिक चीफ विजिलेंस कमिश्नर हरीश साल्वे, सीनियर एडवोकेट ने शिरकत की। NK सिंह और प्राची मिश्रा की मुश्तरका तसनीफ इंतखाबी साइकिल को हम आहंग करने, माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एविडेंस फ्रॉम इंडिया के तहकीकी मकाले पर मबनी एक प्रेजेंटेशन कमेटी के सामने पेश की गई, जिसमें इशारा दिया गया कि बैक वक्त इंतखाबात से इक़्तिसादी तरक्की में इजाफा होगा, कैपिटल और रेवेन्यू में ज़्यादा हुकूमती सरमायाकारी होगी। कांग्रेस ने इतवार को जनता दल के रहनुमा और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए इतवार को कहा कि रंग बदलने में गिरगिटों को टक्कर देने और धोखा देने वालों को पूरा मुल्क देख रहा है और बिहार की आवाम उन्हें माफ़ नहीं करेगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क में आया राम गया राम जैसे बहुत से लोग हैं। पहले वो और हम एक साथ लड़ रहे थे। जब उन्होंने लालू जी और तेजस्वी जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश जा रहे हैं, अगर वो रुकना चाहता तो रुक जाता, लेकिन वो जाना चाहता है। हमें ये बात पहले से मालूम थी, लेकिन उन्होंने इंडिया के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए कुछ नहीं कहा। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा
तो गलत पैगाम जाएगा। इसकी जानकारी उन्हें लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी पहले ही दे चुके थे। आज वो सच हो गया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि बार बार सियासी शराकतदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को सख्त मुकाबला दे रहे हैं। बिहार के अवाम इस धोखाधही के माहिरीन को माफ नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म और बीजेपी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से खौफजदा हैं और इससे तवज्जो हटाने के लिए यह सियासी ड्रामा रचाया गया है। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की फंडिंग रोकने का फैसला उस इल्ज़ाम के बाद किया गया है कि इस इदारे के कुछ अहलकार इसराइल पर हमास के हमले में मुलव्विस थे। जर्मनी भी उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ़ाल अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी है। क़ब्ल अज़ीं अमरीका और बरतानिया समेत दीगर ममालिक ने UNRWA की माली इमदाद बंद करने का ऐलान किया था। उन ममालिक ने यह फैसला इसराइल के उस इल्ज़ाम की रोशनी में किया है कि UNRWA के 12 अहलकार गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल सरजमीन पर किए गए एक दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस थे। उन इल्ज़ामात के बाद सबसे पहले अमेरिका ने जुमा के दिन उस इमदादी इदारे की फंडिंग रोकने का ऐलान किया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की उस एजेंसी के दीगर डोनर ममालिक इटली, बरतानिया, फिनलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अब जर्मनी ने भी यही इक़दाम उठाने का फैसला लिया है। जर्मन और अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने इलादा बयानात में उस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि वो इस मामले की तहक़ीक़ होने तक इस इदारे की फंडिंग रोकी जा रही है। खबर रसां इदारे AFP के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर के उस हमले में तकरीबन 1140 अफराद हलाक हुए थे और 250 को हमास ने यरगमाल बना लिया था, जिनमें से तकरीबन 132 अब भी उसकी कैद में हैं। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी में वज़ारत सेहत का कहना है कि उस हमले के बाद इसराइल की जानिब से गज़ा में जारी कार्रवाइयों में कम अज़ कम 26,257 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने मुतालबा किया है कि उस एजेंसी के सरबराह को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल काट्स ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के कमिश्नर जनरल फ़िलिप लाज़ारिनी फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने ये मुतालबा हफ्ते को उस वक्त किया जब लाज़ारिनी ने कहा कि UNRWA की फंडिंग रोकने के बाद फ़लस्तीन में उस इदारे की इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ECFR की जानिब से जारी करदा एक नई स्टडी के मुताबिक यूरोप भर में दाएं बाजू की तरफ बढ़ते झुकाव के तनाजुर में जून 2024 में होने वाले यूरोपीय इंतखाबात में यूरोपीय पार्लियामान में भी यही तसलसल देखने को मिलेगा। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक के आदाद-ओ-शुमार पर मबनी इस स्टडी में पेशगोई की गई है कि इत्तेदाल पसंद दाएं बाजू की जमात यूरोपीय पीपल्स पार्टी यानी EPP बदस्तूर पार्लियामान में अक्सरियत में रहेगी, लेकिन इम्कान है कि मजीद बुनियाद परस्त जमातें अपनी जगह बनाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक्स, कदामत पसंद और बुनियाद परस्त दाएं बाजू के अरकान पार्लियामान पर मुश्तमिल अवामियत पसंद दाएं बाजू का इत्तेहाद पहली बार अक्सरियत के साथ सामने आ सकता है। इस स्टडी में कहा गया है कि यह सूरत हाल मरकजी धारे की जमातों की हिमायत में तवीलुल मुद्दती कमी और यूरोप भर में इंतहा पसंद और छोटी जमातों की बढ़ती हुई हिमायत की अक्कासी करती है। इसके नतीजे में कौमी और यूरोपीय दोनों सतहों पर यूरोपीय पार्टी निज़ामों में तकसीम बढ़ रही है। इस स्टडी में लगाए गए अंदाजों के मुताबिक बुनियाद परस्त दाएं बाजू का ग्रुप शनाख्त और जमहूरियत ID इन इंतखाबात का अहम फाते होगा और मुतवक्के तौर पर 40 नशिस्तों के इजाफे के साथ नई पार्लियामान में तीसरे सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर सामने आएगा। रिपोर्ट के शरीक मुसन्निफ साइमन हिक्स ने लिखा कि अवामियत पसंदी के पस मंज़र में सियासी मेन स्ट्रीम की जमातों को बेदार होने और वोटरों के मुतालबात का वाज़ेह जायज़ा लेने की ज़रूरत है, जबकि आलमी सतह पर ज़्यादा फ़आल और ताकतवर यूरोप की ज़रूरत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मरकज़ी धारे की जमातों को वाज़ेह करना चाहिए कि असल में वो ऐसे लोग हैं जो बुनियादी यूरोपीय हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़आल किरदार अदा कर सकते हैं, न कि दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप। बहुत से ममालिक जब अपने गोल्डन वीज़े के हुसूल के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो गोल्डन वीज़े का इजरा बंद कर रही है। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत का कहना है कि गोल्डन वीज़ा जो कि गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए जारी किया गया था, उससे मुल्क को कोई इक़्तिसादी फ़ायदा नहीं पहुँचा। ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन वीज़े के हुसूल के लिए किसी गैर मुल्की सरमायाकार को कम अज़ कम $3.3 मिलियन जो कि तकरीबन 27 करोड़ 44 लाख इंडियन और 50 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए के बराबर है कि सरमायाकारी दरकार थी।
कई तहकीकात के बाद ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने महसूस किया कि ये पॉलिसी अपना मकसद हासिल नहीं कर पा रही है। हुकूमत ने कहा कि इन वीज़ों को ख़त्म करने से वो ऐसे बासलाहियत अफराद के लिए वीज़े लाएंगे जो उनके मुल्क में आकर ऑस्ट्रेलिया की मईशत में बेहतर किरदार अदा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला क्लेयर ओनेल की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि यह वाज़ेह है कि यह वीज़ा हमारी इक़्तिसादी तवक्कुआत और ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा था। ये वीज़े मुतल्लिका मुल्क की हुकूमत जारी करती है और इसके तहत किसी दूसरे मुल्क के सरमायाकार वीज़ा जारी करने वाले मुल्क की शहरियत हासिल करने के लिए वहाँ बड़ी रकम लगाते हैं। इसका मकसद मुल्क की मईशत को मजबूत करना है। ये वीज़ा जारी करने के लिए हर मुल्क के अपने अपने कवानीन हैं। गोल्डन वीज़ा के तहत शहरियों को मुख्तलिफ फ़ायदे हासिल होते हैं। उन्हें एक ख़ास मुद्दत के लिए टैक्स में ज़बरदस्त छूट दी जाती है। ताहम हर मुल्क में सरमायाकारी के खुसूसी उसूल व ज़वाबित और सहूलियात हैं। गोल्डन वीज़ा के तहत मुख्तलिफ सरमायाकारी स्कीमें आती हैं जिनके लिए किसी को मखसूस रकम लगानी पड़ती है। इंडिया के शहरी उस वक्त गोल्डन वीज़ा चाहने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर हैं, यानी इंडिया में दूसरे ममालिक में जाकर कारोबार करने या जा बसने की बहुत ख्वाहिश पाई जाती है। अमेरिका के लिए गोल्डन वीज़ा 50 लाख अमेरिकी डॉलर में दस्तयाब है। शराइत में क्रिमिनल रिकॉर्ड न होना और आमदनी का जरिया वाज़े होना ज़रूरी है। गज़ा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनुस में वाक़े अन-नासिर हस्पताल के इसराइली मुहासरे के दौरान 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी जा बहक हो गए। गज़ा की वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफुल क़दरा ने हफ्ते के रोज़ कहा कि मरने वालों को हस्पताल के सहन में दफन करने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि अन-नासिर हस्पताल के मुर्दाखाने में अब भी 30 नामालूम लाशें पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अन-नासिर हस्पताल को खून के यूनिट्स की संगीन और ख़तरनाक कमी का सामना है और बेहोश करने से मुतल्लिक़ बहुत सी अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। अल-क़दरा ने कहा कि ईंधन की क़िल्लत की वजह से हस्पताल के जनरेटर्स 4 दिनों के अंदर बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसराइली ड्रोन हमलों से नुकसान पहुँचा है जिसकी वजह से कई इसके अलावा इसराइली ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से कई इमारतों में पानी का अखराज हो रहा है। गैर मुल्की खबर रसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने खान यूनुस में 2 अहम हस्पतालों के करीब शदीद फ़िज़ाई हमले किए। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता एक हफ्ते से खान यूनुस के अल अमल हस्पताल का मुहासरा किया हुआ है और अल नासिर हस्पताल के सरबराह डॉक्टर बसाम को अगवा कर लिया है। गज़ा की वज़ारत सेहत का कहना है कि सबसे बड़े तिब्बी मरकज़ अल नासिर हस्पताल और अल अमाल हस्पताल के करीब इसराइल ने शदीद बमबारी की, जहाँ फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक एक शख्स मारा गया। दूसरी जानिब हमास ने काबिज़ इसराइली फ़ौजियों के ख़िलाफ़ भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए खान यूनुस में इसराइली फ़ौज के कई टैंकों को तबाह कर दिया। ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हमास से झड़पों में इसराइल के अब तक 210 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि ज़मीनी कार्रवाई में 11 मुसल्लह अफराद मारे गए हैं जो फ़ौजियों के करीब धमाका खेज़ मवाद नस्ब करने की कोशिश कर रहे थे। 7 अक्टूबर से गज़ा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 26,257 अफराद मारे गए और 64,797 ज़ख्मी हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों से इसराइल में मरने वालों की तादाद 1,139 है। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में अमीर हसन, शहनाज, नवेद अरशद, मोहम्मद मुर्शिद, खातून, शानज़े, मौलाना नसीम अहमद नदवी, मोहम्मद मुबश्शिरुल हक़ दरभंगा, मोहम्मद हारिस रहमानी कलकतवी, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मुर्शिद आलम और मोहम्मद शकूर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।